बच्चों, ये जो हम टॉपिक आपको बता रहे हैं, ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका दूसरे टॉपिक की शुरुआत है, जिसमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मिड 18th सेंचुरी तक जो यूरोप था वो नेशन स्टेट्स नहीं था। जैसा कि हम आज नेशन के रूप में जर्मनी को देखते हैं या इटली को देखते हैं या स्विट्जरलैंड को देखते हैं एक्सेट्रा, ये कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थे, बल्कि ये छोटे छोटे किंगडम्स में, कैंटोन्स में, डचीज में ये सब बटे हुए थे और जिसके अपने ऑटोनोमस टेरिटरीज के रूलर्स हुआ करते थे। और इसलिए हमने ये टॉपिक बनाया है, नो नेशंस स्टेट इन यूरोप ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी। और आगे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप को ये लिखते हैं कि दे वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, जहां पे कई तरह के लोग रहते थे, उनकी भाषाएं अलग अलग थी, उनके कल्चर्स अलग अलग थे और वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। यहां तक कि उनमें आपस में एक कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी का भी अभाव था। एग्जाम्पल के तौर पे आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल आता है, जिसमें वो लिखते हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर का जो अधिकार था वो ऑस्ट्रिया हंगरी के पूरे क्षेत्र पर था और ये एक पैचवर्क था, समूह था, किसका? मेनी रीजन्स एंड मेनी डाइवर्स पीपल्स। ये कहते हैं कि जो अल्पाइन रीजन था, जिसमें टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेंटेनलैंड आता है और बोहेमिया आता है, यहाँ पे जो अरिस्टोक्रेसी थे वो ज्यादातर जर्मन स्पीकिंग लोग थे। इसके अलावा इटालियन स्पीकिंग कुछ राज्य भी थे, जैसे कि लोम्बार्डी और वेनेशिया। हंगरी में तो हंगरी की जो आधी पॉपुलेशन थी दे स्पोक magyar, और बाकी जो आधा था वो ढेर सारी क्षेत्रीय भाषाएं वहां पे प्रचलित थी। और गैलिसिया में जो एरिस्टोक्रेट्स लोग थे वो पोलिश भाषा का इस्तेमाल करते थे। इन सब के अलावा वहां पे ढेर सारी तरह के लोग, जो किसान लोग थे, और किसान भी कैसे? सब्जेक्ट पीजेंट्स, जो छोटे छोटे किसान थे, दूसरे बड़े किसानों की खेती पर काम करने वाले लोग थे, जैसे कि बोहेमियंस थे, स्लोवाक्स थे, ये नॉर्थ साइड में थे, और स्लोवन्स थे, वो कारियोनाला में रहते थे, क्रोएट्स जो थे वो साउथ में रहते थे, और जो ट्रांसिल्वेनिया का पूर्वी क्षेत्र था वहां पे रोमन्स लोग पाए जाते थे। इसको इन्होंने इसलिए लिखा है कि यहां पर इतनी वैरायटीज पाने के बाद तो कहीं से भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था कि लोगों में एक पॉलिटिकल यूनिटी हो। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा डिफरेंसेस थी, चाहे भाषा की थी, चाहे कल्चर की थी, चाहे एथनिक ग्रुप्स की थी। लेकिन एक बात जो लोगों को एकीकरण में बांधती थी, एक सूत्र में बांधती थी, वो ये था कि सारे लोग अपने जो रूलर था, अपना जो राजा था, उस पर सब लोग विश्वास करते थे। मीन्स all these differences did not promote a sense of political unity, but the only tie binding of these groups together was a common allegiance to the emperor. सारे लोग अपने राजा पर विश्वास करते थे। अब हम देखेंगे आगे कि नेशनलिज्म की शुरुआत कहां से कैसे होती है, जबकि अभी तक इस टॉपिक में ये बताने का प्रयास किया गया है कि there were so many variations and differences in European states. That's all for this video. Now wait for the other.